हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आपको हम बताए भी थे, प्रिपरेशन साथी पर पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक का सारे चैप्टर का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। और हम आप हमारे चैनल से बने रहिए और इसका फायदा उठाइए और कोशिश कीजिए पर डे जो भी लेक्चर डाला गया है उस सारे को एक एक करके आप अध्ययन कीजिए। और इसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को प्रिपरेशन साथी को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग नया चैप्टर के साथ मिलेंगे और उस चैप्टर का नाम है रासायनिक संयोग के नियम। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कहने का मिस ये हो गया कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है किन किन लॉ को पालन करता है, उस सारे लॉ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लॉ है जिसको केमिकल क्या करती है, अपने रिएक्शन करते वक्त उसको पालन करती है। उस सारे लॉ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हम लोग हैं क्लास को। आइए देखते हैं, सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहला है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस नियम को दिया किन्होंने। इस नियम को सबसे पहले रशियन वैज्ञानिक, रशियन आप समझते होंगे रूस को बोला जाता है, रूस में रहने वाले इंसान को रशियन कहा जाता है। तो इस नियम को सबसे पहले रशियन वैज्ञानिक लामनोसॉव ने प्रतिपादित किया था। कौन क्या था? लामनोसॉव ने प्रतिपादित किया था। कौन क्या था? लामनोसॉव ने। लेकिन बाद में इसी नियम को आप पुष्टि किया था 1789 ईस्वी में। पुष्टि का मतलब ये हुआ ये नियम सही है कि गलती है या किस पोजीशन पे खड़ा है, इसको पुष्टि करने का कौन किया था ना, इस नियम को पुष्टि कौन किया था 1789 ईस्वी में? लेवोजियर्स। कौन क्या था? एंटोइन लेवोजियर्स क्या था। कहने की मिस क्या है, इस नियम का प्रतिपादन क्या था? लामनोसॉव। कौन क्या था? लामनोसॉव क्या था। लेकिन इस नियम का पुष्टि क्या था? कौन? लेवोजियर्स क्या था। आप पढ़े होंगे लेवोजियर्स, इंग्लिश में बोलते हैं लेवोजियर्स या हिंदी में इसको बोलते हैं लेवो सीए। क्या बोलते हैं? लेवो सीए बोलते हैं, लेवो सीए बोलते हैं। तो लेवो सीए जो नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने यह पुष्टि किया 1789 ईस्वी में कि यह नियम सही रूप से केमिकल रिएक्शन में उपयोग होता है। कौन क्या था? लेवोसिए क्या था। आप पढ़े भी होंगे लेवोसिए के बारे में। इसी लेवोसिए को बोलते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। कहने की मिस ये हुआ आधुनिक रसायन शास्त्र, आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता।
तो आप कह सकते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कौन था? लेवोजियस था, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेवोसिए बोलते हैं, जिन्होंने पुष्टि किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस नियम को सबसे पहले कौन दिया था? लोमोनोसोव दिया था, जो कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था रसियन का, रूस का एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने इस नियम का सबसे पहले प्रतिपादन किया था और उसको पुष्टि किसी और ने करने का कोशिश किया था। यह नियम देखिए क्या कहता है, यह नियम ये बोलता है द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य क्या है? अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या है? अविनाशी का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है द्रव्य को ना आप उत्पन्न कर सकते हैं, द्रव्य को ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स क्या? विनाश। कहानी मीन्स क्या है? द्रव्य यदि है उसको ना आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? एक अविनाशी है। कहानी मीन्स क्या हुआ कि मास को यदि आप डिस्ट्रॉय करना चाहिएगा या क्रिएट करना चाहिएगा, ऐसा संभावना नहीं हो सकता है। यह नियम कहता है, क्या बोलता है? द्रव्य अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी में बोल सकते हैं क्या हम लोग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही होता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे। कार्बन, आप नाम सुने होंगे कार्बन का। कार्बन यह एक क्या है? तत्व है। जब इस कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक कहने का मतलब है कि रिएक्शन प्रोडक्ट बनने के पहले जो था वो अभिकारक था, और रिएक्शन होने के बाद क्या उत्पाद बनेगा? जब वह नया मैटर का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको उत्पाद कहते हैं। तो देखिए कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है, अणु है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्या है? अणु है। तो देखिए क्या है, इसका लेते हैं हम लोग 12 ग्राम। क्या लेते हैं? 12 ग्राम लेते हैं। और ऑक्सीजन का लेते हैं कितना? ऑक्सीजन O2 आपको निकालना सिखाए थे। O2 का मास कितना होगा? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो O2 दिया है, 2 ऑक्सीजन दिया है, उसका मास होगा कितना? 32 ग्राम होगा। जब सोचिए कार्बन का मास है 12 ग्राम, O2 का मास है 32 ग्राम। तो यह रिएक्शन क्या बोल रहा है ये समझिए कि 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए, 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। कार्बन कितना है? 12 ग्राम, और ऑक्सीजन क्या है? 32 ग्राम। मतलब 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए, बर्न मीन्स क्या? जलाना। 12 ग्राम कार्बन को जलाना चाहते हैं और जलाते हैं पूर्णतः, तो इसके लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है 32 ग्राम होना चाहिए। और जब ये 32 ग्राम, तो अभी कारक में देखिए कितना है? 12 ग्राम, और ये क्या होता है? 32 ग्राम है। ये दोनों मिला के देखिए कितना होता है? 44 ग्राम होता है। तो देखिए रिएक्शन के पहले कितना ग्राम था?
44 ग्राम था। लेकिन रिएक्शन के बाद देखिए क्या बनता है, CO2। रिएक्शन के बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए क्लियर दिया हुआ, कार्बन देखिए है 12 ग्राम और ऑक्सीजन O2 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। और ये दोनों मिला के भी कितना होती है, 44 ग्राम होती है। क्लियर देखिए दिया हुआ है। तो कहने की मीन्स ये है कि जब रिएक्शन नहीं हुआ था उस समय भी देखिए 44 ग्राम है। जब रिएक्शन कंप्लीट मीन्स पूर्णतः समाप्त हो गया उस समय भी 44 ग्राम वाला प्रोडक्ट ही बनता है। इसका साफ मीनिंग है मास में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रही है। मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। वही आपको ये पॉइंट लिख दिया गया है। देखिए क्या लिया गया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें परिवर्तन हो रहा है के उपरांत भी द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना द्रव्यमान रिएक्शन होने के पहले था। जितना द्रव्यमान रिएक्शन होने के पहले था उतना ही द्रव्यमान वाला प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद भी बनेगा। यही बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको समझते हैं बारीकी से। जैसे एग्जांपल देखिए क्या लेते हैं हम लोग हैं, Ag प्लस H2 प्लस लेते हैं O2, क्या बनता है, H2O2 बनता है, सॉरी H2O बनता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करेंगे। पहले संतुलित बैलेंसिंग करेंगे, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ा भी होगा कि किसी भी रिएक्शन को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित कैसे करते हैं, पहले संतुलन कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 इस साइड है, हाइड्रोजन इस साइड भी कितना 2 है, इस साइड ऑक्सीजन 2 है, इस साइड ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन हो जाता है 4, ऑक्सीजन होता है कितना 2। तो हाइड्रोजन इस साइड 2 है, इससे 2 से मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं। देखिए रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गया ना, रिएक्शन देखिए क्या है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन क्या है देखिए 2 है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसमें लगाते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण क्या बोलता है, आपको जस्ट बता चुके पहले। क्या बोलता है, रिएक्शन होने के पहले जो द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान होगी रिएक्शन होने के बाद। तो रिएक्शन होने के पहले द्रव्यमान कितना था, देखिए यहां से कितना होगा, 4 ग्राम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना दिया है, 4 एटम दिया हुआ है और एक एटम का मास 1 ग्राम होती है, और इसलिए 4 एटम का मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। और ऑक्सीजन के एक एटम ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। चूंकि 2 एटम दिया है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो दोनों को मिला देने से देखिए मास हो जाता है 36 ग्राम हो जाता है। कितना मास होता है, 36 ग्राम होता है। अब ये तो रिएक्शन होने के बाद का घटना है ना, सॉरी रिएक्शन होने के पहले का घटना ये है। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन जब अभिक्रिया पूर्ण कंप्लीट हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया, तो क्या बना होगा, वाटर बना होगा। इस वाटर का मास देखते हैं। हाइड्रोजन यहां भी देखिए 4 एटम है, तो 4 ग्राम,
ऑक्सीजन देखिए 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो यहां देखिए कितना आ रहा है, 36 ग्राम आ रहा है। तो देख लीजिए ना, क्लियर पता चल रहा है रिएक्शन के पहले 36 ग्राम था द्रव्यमान और रिएक्शन के बाद भी कितना है, 36 ग्राम है। इसी को तो बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। कहने मीन्स क्या है, मास को आप ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास को आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास क्या, अविनाशी है। क्या है, अविनाशी है, मीन्स कभी इसको नाश नहीं कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। यही बोलता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। वही देखिए लिखा है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य है कि नहीं है, वो देखते हैं। कहने मिस क्या है कि यदि कोई नाभिकीय अभिक्रिया हम कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, नाभिकीय अभिक्रिया हम लोग कर रहे हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए क्या सत्य है। नाभिकीय अभिक्रिया आप पढ़िएगा, जाके क्लास 12 में जाकर पूछिएगा, जाकर पढ़िएगा, न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक तो हम ये अभी तक डाल्टन्स ने जो बोला है, हम लोग जान रहे क्या बोला है, यदि रिएक्शन के पहले हाइड्रोजन है और रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन के बाद भी हाइड्रोजन ही होगा और ऑक्सीजन ही होगा, ये बोलता है डाल्टन्स लॉ। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया ऐसा कुछ नहीं बोलता है। इसलिए आप एक सिंगल पॉइंट ग्रुप में इसको देखिए कि यदि पूछता है डाल्टन्स का नियम जो है क्या नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य है, हम लोग साफ साफ बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है, साफ साफ बोलेंगे। क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में आप पढ़िएगा, हाइड्रोजन बदल जाता है हीलियम में, कार्बन बदल जाती है नाइट्रोजन में। आप सन पे जो रिएक्शन होता है आप अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब उधर नहीं जाएंगे, हम लोग बस पॉइंट देखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए एक लेते हैं, क्या लेते हैं, AgNO3 लिए, NaCl लिए, AgCl और NN3। तो आप देखिए सिल्वर यहां एक एटम है और NO3 एक है ना, और यहां भी Na एक है, Cl भी एक है। इस साइड देखिए क्या है, Ag भी एक है, Cl भी क्या है, एक है। यहां सोडियम भी देखिए एक है, NO3 भी एक है। तो निश्चित तौर पे इस नियम के ऊपर यदि पूछा जाए क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, तो हम लोग साफ बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। कैसे करता है आपको जस्ट बता दिए ना, कि रिएक्शन होने के पहले, रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद, जब सोचिए क्या बताया आपको हम, रिएक्शन होने के पहले, रिएक्शन होने के पहले क्या था, ये था, और रिएक्शन होने के बाद क्या है, तो ये है। यदि इसका मास निकालिएगा, जितना मास होगा, मान लेते हैं x ग्राम है, उतना ही मास वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। कहने मीन्स क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। दूसरा देखिए हम लोग नियम पढ़ेंगे क्या, स्थिर अनुपात का नियम। क्या पढ़ेंगे, स्थिर अनुपात का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस नियम को सबसे पहले कौन दिया था, पहले ये देखिए, इस नियम को सबसे पहले
प्राउस्ट नाम का एक वैज्ञानिक दिया था। प्राउस्ट, प्राउस्ट मीन्स क्या? स्थिर अनुपात का नियम सबसे पहले किसने दिया था? तो प्राउस्ट ने दिया था। देखिए वही क्या है लिखा हुआ है। अब सवाल ये है, प्राउस्ट जो साइंटिस्ट था उस किस कंट्री से बिलोंग करता था, मीन्स उसका घर किस कंट्री में था? तो फ्रांस में था। जैसे एग्जांपल लिए थे हम लोग ने, क्या एग्जांपल लिए थे? लोमोनोसॉव। लोमोनोसॉव जो एक कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बतलाया था, वो रशियन साइंटिस्ट था। लेकिन स्थिर अनुपात का जो नियम बताया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो बताया था, ये फ्रांस का महान वैज्ञानिक प्राउस्ट ने दिया। क्या दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। अब सवाल है, ये नियम कहता क्या है? ये जानना जरूरी है। ये नियम कहता क्या है वो देखिए। जैसे आप वाटर को देखिए, क्या देखिए हम लोग? वाटर देखिए। वाटर को आप किसी भी कंट्री में बनाइए, किसी भी कंट्री में बनाइए आप, यह वाटर को किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिए। सोर्स आप पढ़ेंगे, सोर्स क्या होता है? जहां से वाटर को प्राप्त करते हैं तो सोर्स कहते हैं। जैसे रेन वाटर हो गया, रेन वर्षा का पानी एक सोर्स ऑफ वाटर है। तालाब, रेन वाटर बोले, तालाब भी एक क्या है? तालाब भी एक है, तालाब एक वाटर का सोर्स है। रिवर भी एक क्या, जिसको नदी बोलते हैं ना, वाटर का सोर्स है। सी भी एक क्या है? वाटर का सोर्स है। ये सब का सब वाटर का सोर्स है। मैंने क्या बोला? आप वाटर को किसी भी कंट्री में बनाइए, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी आप बनाइए, या वाटर को कहीं से भी प्राप्त कीजिए, तो हमेशा देखिएगा H2O ही रहता है। क्या रहता है? H2O ही रहता है। यदि आप देखिएगा हाइड्रोजन का कितना एटम लिया, तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिया गया है। ऑक्सीजन का कितना एटम लिया गया है? तो 1 एटम लिया गया है। और हाइड्रोजन का एटम डिवाइड बाय ऑक्सीजन का एटम करेंगे तो देखिए 2/1 2:1 में होता है ना। देखिए रेशियो क्या है? सेम है। चाहे अमेरिका से लीजिए वाटर को, या इंडिया से लीजिए वाटर को, या रूस से लीजिए वाटर को, कहीं से भी वाटर लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम का अनुपात होगा ये फिक्स है। क्या? 2:1। यही तो दिया है ना। फिक्स मीन्स क्या? स्थिर है। वही तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, स्थिर अनुपात का नियम। इसको हम ऐसे भी समझते हैं, हम लोग क्या लिए थे? वाटर को लिए थे किसी भी कंट्री से, कहीं से भी लीजिए, किसी भी टेम्परेचर पे बनाइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम का अनुपात है 1:2:1। यदि मास देखिएगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन बटा मास ऑफ ऑक्सीजन लीजिएगा, 2 ग्राम बटा कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। तो दोनों कट जाएगा 8। तो रेशियो देखिए क्या हो रहा है? 1:8 हो रहा है। क्या रेशियो में, अनुपात में कोई चेंजिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हम साफ साफ कर सकते हैं स्थिर अनुपात का नियम ये क्या फॉलो करता है। देखिए क्या बोलता है स्थिर अनुपात नियम। देखिए वही लिखा हुआ जो आपको हम बताए, देखिए, और क्लियर कट लिखा हुआ, देखिए क्या बोलता है। देखिए बोलता है प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, क्या बोलता है? प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा
किसी भी परिस्थिति में, मतलब कोई भी मेथड आप अप्लाई कीजिए या किसी भी कंडीशन में बनाइए, किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होता है। उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होता है। दूसरा में एग्जाम्पल एक समय देखिए, क्या समझिए क्या बोल रहा है। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है। एग्जाम्पल लीजिए, आप लेते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं आप। कार्बन का मास होता है मास ऑफ कार्बन बटे मास ऑफ O2 लेते हैं, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो आप अनुपात देखिए क्या है, ये 4 PF 12, 8 चौके 32, तो आप कह सकते हैं 3:8 रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का आप छोड़िए, या अमेरिका का लोग जो है वो सांस के रूप में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, हम इंडियन भी छोड़ते हैं। देखिए स्थान बदल गया तो कंपोजिशन को लगता होगा बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही तो है स्थिर अनुपात का नियम है। जैसे एग्जांपल देखिए लिया गया क्या, जल। मैंने आपको जल का एग्जांपल एक बताया था, मैंने जल का एग्जांपल एक बताया था आपको, बहुत बारीकी से बताया था जल का एग्जांपल कि वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना एक यौगिक है। आप जल को चाहे वर्षा के पानी से लीजिए, या समुद्र के पानी से लीजिए, या तालाब से लीजिए, या नदी से लीजिए, या अमेरिका से लीजिए, या इंग्लैंड से लीजिए, या इंडिया से लीजिए, या रूस से लीजिए, कहीं का भी जल लीजिए, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास जो होगा, अनुपात जो होगा, हमेशा स्थिर होगा। समझिए कभी भी वो चेंजिंग नहीं होगा, कभी नहीं वो बदलेगा। इसी को बोलते हम लोग क्या है, स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। दूसरा देख लीजिए, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाली धातुओं के लिए स्थिर का अनुपात लागू नहीं होता। जिस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं के ऊपर अप्लाई नहीं होता था, उसी प्रकार स्थिर अनुपात का नियम भी कुछ स्थिति में लागू नहीं होती है। वो कंडीशन देखिए क्या है, वो स्थिति क्या देखिए है, क्या है, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या जिसको आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ऑक्सीडेशन नंबर, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाली धातुओं के लिए स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होती। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आयरन, नाम सुने होंगे। आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कोई एक नहीं होता है, एक से अधिक होता है। आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। जब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होना शुरू हो जाए, तो उस तत्व के ऊपर स्थिर अनुपात का नियम लागू होगी, ऐसा कोई कंपलसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यही बोलता है स्थिर अनुपात का नियम बोलता है। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम लोग क्या है, गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलता है, गुणित अनुपात का नियम बोलता है। देखिए क्या, सबसे पहले जानिए गुणित अनुपात का नियम दिया कौन था, रिएक्टर ने दिया था। इस नियम को कब दिया गया था, 1803 ईस्वी में दिया था। कौन दिया था, जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। आप डाल्टन के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, डाल्टन के बारे में, जॉन डाल्टन के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे आप। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने दिया था, 1803 ईस्वी में दिया था, जान लीजिए। जिस प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन को पुष्टिकरण कौन किया था,
लेवोजियर्स क्या था, लेवोसिए क्या था 1789 ईस्वी में। उसी प्रकार गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम सबसे पहले देने का काम किया था कौन? जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1803 ईस्वी में दिया। अब सवाल है ये नियम बोलता क्या है वो देखते हैं हम लोग। ये नियम कहता है जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। एग्जांपल देखिए, कार्बन हो गया एक तत्व ऑक्सीजन हो गया। थोड़ा एग्जांपल हम समझते हैं अच्छे से। दो तत्व है ना, एक कार्बन तत्व है एक ऑक्सीजन तत्व है। दोनों तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाता है और वह यौगिक का नाम क्या है? वह यौगिक का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वही चीज लिखा हुआ यहां पर है, जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। देखिए दो तत्व है कार्बन, एक तत्व है ऑक्सीजन। एक कार्बन है दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों तत्व एक दूसरे से मिलकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है और वह यौगिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। वही तो यहां लिखा हुआ देखिए, दो से अधिक यौगिक बनाती है। तब तब क्या बोलता है? एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात में होता है। क्या बोला देखिए अच्छे से पढ़िए। तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से, एक तत्व कौन? देखिए कार्बन है, इसका द्रव्यमान फिक्स है। यहां भी देखिए 12 ग्राम फिक्स है और यहां भी देखिए क्या है? 12 ग्राम क्या है? फिक्स है। और यहां भी देखिए क्या है? 12 ग्राम फिक्स है। वही तो यहां देखिए बोल रहा है ना, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से एक तत्व, इस एग्जाम्पल में कौन है जिसका द्रव्यमान समान है? तो वो कार्बन दिख रहा है। वही बोल रहा है एक तत्व के समान द्रव्यमान से, समान द्रव्यमान वाले कार्बन से दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है। वह रिश्ता क्या होता है? सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे यहां ऑक्सीजन का मास देखिएगा तो निश्चित तौर पे क्या है? 16 ग्राम है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो मास है 16 ग्राम है, लेकिन वही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में जो मास है 32 ग्राम के में है। जब ये दोनों का अनुपात लीजिएगा, अनुपात में इसका रेशियो, तो 16/32 कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं क्या? 32/16 कीजिए तो 2:1 में। देखिए यही तो है ना, सरल गुणित अनुपात में रहता है। तो यही बोलता क्या है? गुणित अनुपात का नियम बोलता है। चलिए आप इसको अच्छे से समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में देखिए क्या पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए लिया गया है, वही एग्जाम्पल लिया गया जो मैं बताया हूं। क्या? कार्बन ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्शन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बना तो कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन का देखिए यहां भी 12 ग्राम है, कार्बन का मास यहां भी देखिए क्या है? 12 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम है और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम है। दोनों का रेशियो लीजिए, अगर मास का रेशियो 16/32 बोलिए या 32/16 बोलिए, क्या होगा? 1:2। देखिए सरल गुणित अनुपात में दिखला रहा है। ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा दूसरा एग्जांपल, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनाता है, तो पांचों ऑक्साइड जो है ना गुणित अनुपात के नियम को क्या करता है? फॉलो करता है। नाइट्रोजन का
5 ऑक्साइड बनाता है, सब क्या है, फॉलो करता है किसको, गुणित अनुपात के नियम को फॉलो करता है। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट 2-3 और बच गया है थ्योरी आपको, जो कि रासायनिक संयोग के नियम को पालन करता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बार बार आपको हम बोल रहे हैं, आप हमारे लेक्चर को, आप हमारे वीडियो को एक एक करके बारीकी से देखिए और उसका नोट तैयार कीजिए, याद कीजिए। एक भी क्वेश्चन पारा मेडिकल में इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने 18 साल का अनुभव को बता रहा हूं। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे वीडियो को और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे कि चैप्टर 1 का 4-5 वीडियो में बनाया हूं, देखिएगा न्यूमेरिकल पार्ट का, उस सभी वीडियो को एक एक कर देखिए, पढ़िए, उसको रिमेम्बरिंग कीजिए, याद कीजिए आप। ठीक इसी प्रकार ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आता है, निश्चित रहिए आप हमारे क्लास मटेरियल से ही आएगा। जल्दी क्लास मटेरियल से बाहर एक भी क्वेश्चन आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 100% रखिए, क्वेश्चन आएगा मीन्स आएगा। इसलिए आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। यदि कोई डाउट होता है कमेंट करके आप हमें बतला सकते हैं। यदि कोई चैप्टर में ज्यादा परेशानी आपको होती है, प्लीज आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए और बतलाइए कहाँ परेशानी आपको रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आपको हम अच्छे से फिर से बता सके। और मैं आशा ही करता हूं आप हमारे वीडियो को देखते होंगे और पढ़ते होंगे। और इस बार यदि आप चाहते हैं हमको सरकारी कॉलेज मिले, तो अवश्य देखिए आप, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। चलिए बाय।